श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अभी हम एजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एंटी एजिंग के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम ब्रेन की एजिंग के बारे में देखेंगे कि ब्रेन के अंदर एजिंग कैसे होती है, उसके कारक कैसे हैं और उसके निवारण हम मेधावटी से कैसे कर सकते हैं, ब्रेन की एजिंग के प्रोसेस को कैसे स्लो कर सकते हैं। ब्रेन के एजिंग का ये सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है। ब्रेन के सेल्स को, आइज के सेल्स को, हार्ट के सेल्स को रिजुविनेट करना, ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है। सेल्स का रिजुविनेशन, उनके आपस के कनेक्टिविटी का भी रिजुविनेशन। हाँ, सेल्स से बनने वाले जो उनके ब्रेन के टिश्यू है, न्यूरॉन्स, उससे बने हुए स्नैप्स, उनका फिर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ संवाद करते हैं ब्रेन सेल्स। बड़ा अजब गजब भगवान का ताना बाना है। स्वामी जी, कम्युनिकेशन की जो बात आज हम मॉडर्न साइंस में कर रहे हैं, स्वामी जी, वो नेचर ने अरबों साल पहले ही सेल के लेवल पे सेटअप की हुई है कि एक कोशिका दूसरे कोशिका से कैसे बात कर रही है, एक ब्रेन की सेल दूसरे सेल से कैसे बात कर रही है, और वो कनेक्टिविटी बताती है हमारे ब्रेन की पावर कैसी है। तो स्वामी जी, अगर ब्रेन एनाटॉमी देखें, फंक्शन देखें, तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, उसके अलग अलग हिस्से कौन से हैं। टेम्पोरल लैब जो अभी मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, ये वो हिस्सा है ब्रेन का जो तय करता है कि हमारी मेमोरी कैसी है, हमारे याददाश्त कैसी रहती है, हमारी सुनने की क्षमताएं कैसी हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है और हमारे विचार कैसे जनरेट होते हैं, हमारे इमोशंस कैसे जाते हैं। तो अगर हम उसी के बारे में देखें और एक छोटा समझें कि ब्रेन के अंदर एजिंग का कैसा प्रोसेस है। जो एजिंग ब्रेन है वो लगभग एक कार्टून के तौर पर देखें तो ऐसा दिखाई देगा। अगर हम पूरे ब्रेन को एक वृक्ष के तौर पर माने, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो आपका यंग ब्रेन है, तो यंग ब्रेन ऐसा दिखाई देता है जिसमें अच्छी अच्छी पत्तियां हैं। पर अगर आप इसको जैसे जैसे एज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि नेचुरली केस में भी होता है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेड़ की भी उसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं और ज़्यादा होती हैं तो लाल होकर गिरने लगती हैं और ये पूरा एक पतझड़ वाली हालत आ जाती है। ब्रेन के केस में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन के सेल्स का नंबर कम होने लगता है, उनके बीच की कनेक्टिविटी कम होने लगती है और जो ब्रेन फंक्शंस हैं वो कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम एजिंग की बात करें और ब्रेन हेल्थ की बात करें, स्वामी जी, अगर आप देखें भारतवर्ष में जितने आज लगभग जो पॉपुलेशन है, हमारे पूरी जनसंख्या के लगभग 10% लोग 65 साल से ज़्यादा हैं। और चूंकि हमारे लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा देखा जा रहा है कि 2050 तक ये पॉपुलेशन 20% तक हो जाएगी, मतलब लगभग डबल हो जाएगी। तो जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों के अलग नए नए घटक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम वो देखें, अगर आप ये समझने का देखें कि कितने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात करना पसंद नहीं करते, सोशल स्टिग्मा के साथ आता है कि लगभग 15% एडल्ट्स के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो एजिंग के साथ लिंक किए जा सकते हैं। हर 3 सेकंड में एक इंसान डिमेंशिया को डेवलप कर रहा है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, याददाश्त कम होने की बीमारी। और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2050 तक पूरी दुनिया में लगभग 130 मिलियन पीपल होंगे जिनको डिमेंशिया होगा, जिनकी याददाश्त कम हो रही होगी। अब एजिंग की वजह से ब्रेन के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। जो स्कीमेटिक देख रहे हैं नीचे, एक ये ब्रेन है जो थोड़े से मैच्योर इंडिविजुअल का देखने में लग रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आते हैं। तो ब्रेन की जो आपस की कनेक्टिविटी है, समझिए जो सेल्स की आपस की कनेक्टिविटी है, वो कुछ केमिकल्स की वजह से होती है, जिनके आपस में केमिकल ट्रांसफर्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी उम्र के साथ साथ कम होनी शुरू हो जाती है और जो ब्रेन के अपने फंक्शंस हैं वो भी उसके साथ साथ कंप्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। ब्लड का फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी दिक्कत आने लगती हैं, जैसे कि शब्द याद नहीं रहते, शॉर्ट टर्म मेमोरी कम हो जाती है, नई चीज़ सीखने में तकलीफ हो जाती है और ये याद करना कि कल मैं कहाँ था, परसों मैं कहाँ था, वो भी एजिंग के साथ साथ स्वामी जी आने लगता है। तो एजिंग के बारे में, ब्रेन की एजिंग के बारे में अगर हम समझें तो वो ये दिखाई देता है कि ये काम कैसे कर सकती है, इसके अपने अपने फंक्शनैलिटीज़ कैसे हैं और किस लेवल पर ये एजिंग हो जाती है। तो अगर हम बात करें स्वामी जी इसकी, तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ब्रेन के अंदर, अगर आप देखें हमारे मस्तिष्क के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका अंदर का स्ट्रक्चर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, जो उसका मास है वो कम हो जाता है, उसमें श्रिंकेज आने लगती है। 20 साल की एज में हमारा ब्रेन सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया होता है, इसीलिए जो सीखने की क्षमता है वो उस दौरान सबसे ज़्यादा होती है। और 80 साल तक उनकी उम्र तक हम जाएं तो लगभग 10 से 20% तक न्यूरॉन्स की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और जो आपस में कनेक्टिविटी वो भी स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती है।
अगर हम बात करें आपस में एक सेल दूसरे सेल से कैसे डिस्कस करता है, आपस में कनेक्ट करता है, जैसे स्वामी जी ने बताया कि जो आपस की कनेक्टिविटी है वो बहुत क्रिटिकल है। तो जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे ब्रेन की, इसको न्यूरॉन कहते हैं, आपस में वो जब लिंक करते हैं वो लिंकिंग को हम सिनैप्स कहते हैं। और वो जो सिनैप्स है वो ही तय करता है कि हमारा ब्रेन कितना स्मार्ट है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं और आपको कल तक ये याद रहे तो बेसिकली आपके ब्रेन फंक्शंस भी उतने ही अच्छे रहते हैं। 1 महीने बाद तक याद रहे तो और अच्छे रहते हैं, और 1 साल तक याद रहे तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, कि मतलब हम अच्छा योग कर रहे हैं, अच्छी जीवन शैली अपना रहे हैं और हमारे ब्रेन के अंदर रिटेंशन की पावर अच्छी है। मतलब एक ब्रेन की सेल न्यूरॉन दूसरे सेल से अच्छे से कनेक्टेड है, और वो जो सिनैप्स है उसकी अपनी जो प्लासिटी है वो ये तय करता है कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत और कितना यंग रहता है। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है ये कनेक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये एक यंग ब्रेन है, जो एक ब्रेन की सेल्स हैं, इनकी आपस में कनेक्टिविटी है, और जब एजिंग होती है तो ये कनेक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती हैं। इनकी जो लेंथ हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, और बीमारियों का एक बड़ा कारण यही बनते हैं। तो ये एज डिपेंडेंट न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं। ब्रेन की जो अपनी एनाटॉमी है वो कैसे चेंज होती है वो भी हमें इस छोटे से स्कीमेटिक से दिखाई देती है, जिसकी वजह से एनर्जी की सप्लाई कम हो जाती है, डेंड्राइट की जो आपस में कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, न्यूरोनल इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, और स्वामी जी उसकी वजह से कॉग्निटिव डेफिसिट आ जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल हमारा व्यवहार है, जो नॉर्मल काम करने का तरीका है, याददाश्त है, निर्णय लेने की क्षमता है, शब्दों का सही चयन है, वो सब कम होना शुरू हो जाता है। अब 3 बड़ी बीमारियां हैं स्वामी जी जो लिंक होती हैं एजिंग ब्रेन के साथ। एक तो है एल्जाइमर। एल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, याददाश्त नहीं रहना, शॉर्ट टर्म मेमोरी का गायब हो जाना। जैसे स्वामी जी आजकल हम कोई भी कुछ कहीं शॉपिंग करते हैं, किसी बैंक के पोर्टल पर जाते हैं, तो हमें हर चीज़ का आजकल OTP आता है। तो OTP जब आता है हम एक बार उसको देख के उसे पंच कर देते हैं, और 99% केस में 2 मिनट के बाद वो OTP हमें याद नहीं रहता। वो अल्ट्रा शॉर्ट मेमोरी है, मतलब हमारा ब्रेन उसको ऐसे ही प्रोसेस करता है कि जैसे ही वो नंबर याद किया और हमने उसे पंच आउट कर दिया, हम उसको भूल जाते हैं। उसके और थोड़े पीछे जाएं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि हमने आज सुबह खाने में क्या खाया और कल हम कहाँ गए थे, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और जो बहुत पुरानी यादें हैं कि हम छोटे थे तो एक पेड़ पर चढ़ते थे, वहाँ से आम तोड़ के खाते थे, कभी कभी खुद भी गिर जाते थे, तो वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं। तो इन तीनों अलग अलग मेमोरीज़ का प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन की क्षमता के बारे में दर्शाता है। एल्जाइमर डिजीज़ में यही मेमोरीज़ कम होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, उनको हम रिकॉल नहीं कर पाते कि जो हमने किया था या जो हमने अनुभव किया था, जो हमारी यादें थी खट्टी मीठी जैसी भी थी, हम उन्हें कितना कनेक्ट कर पाते हैं, वो एक तरीके से एल्जाइमर डिजीज़ में कम हो जाता है। उसके अपने अपने कारक हैं। एक टाउ प्रोटीन है जिसके बारे में पहले भी हमने बात किया था, उसका एक एग्रीगेशन ब्रेन के सेल्स के अंदर इस बीमारी को जन्म देता है। पार्किंसन डिजीज़ में थोड़ा सा अलग टाइप का दिक्कत आता है। अल्फा सिन्यूक्लिन नाम के प्रोटीन्स हैं जो आपस में एग्रीगेट होते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन फंक्शंस भी कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, और वो ये बताता है कि हाथ पांव हिलते रहते हैं, मेमोरी कम हो जाती है, और कंट्रोल हमारे शरीर पे कम होना शुरू हो जाता है। और जो तीसरी दिक्कत है वो इस्केमिक स्ट्रोक, जो ब्रेन के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जाके अगर एक जमा बड़ा फैट्स का हो जाता है, वहाँ क्लॉट्स जम जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की पूरी सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो भी एक अलग बीमारी का कारण बनती है। तो इन तीनों के बारे में देखें स्वामी जी, ये एजिंग के साथ लिंक हैं, और एजिंग की जो अपने इश्यूज़ हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एल्जाइमर्स की, पार्किंसंस की, लर्निंग एंड मेमोरी की। आज देखेंगे कि एल्जाइमर्स के जो मॉडल्स हैं, एनिमल मॉडल्स हैं, अगर हम मेमोरी के रिकॉल के मॉडल्स की बात करें, उनमें अगर मेदा भट्टी का इस्तेमाल करें तो क्या हम इंड्यूस की हुई मेमोरी लॉस को रिकवर कर सकते हैं, इंड्यूस की हुई रीलर्निंग को दोबारा क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो एल्जाइमर की बात करें तो स्वामी जी जो उसके बेसिक सिम्टम्स हैं वो ये है कि सोशल एक्टिविटी से विड्रॉल हो जाता है, टाइम और लोकेशन के बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि अभी कितने बज रहे हैं और हम कहाँ पे हैं उन्हें पता नहीं होता, और कुछ नए ऐसे इमोशंस आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, जजमेंट खराब हो जाता है, इमेजेस और स्पेसेस के साथ कन्फ्यूजन रहता है,
ट्रबल रहती है और शब्दों के सही चयन मेमोरी लॉस में होने का एक ज़्यादा कारण बन जाता है। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कि एक और एक 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, उनका भी सॉल्यूशन वक्त के साथ साथ कम आना शुरू हो जाता है। और जो बहुत कॉमन है, जो अल्जाइमर के रोगियों को बहुत कॉमन पाया जाता है कि वो सामान रख के भूल जाते हैं कि चश्मा उतार के कहाँ रखा था, सब में देखते हैं, पता लगा सिर पे ही लगा हुआ है, पर पूरे घर में उसको ढूंढते रहते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, कपड़े कहाँ रखे हैं, जूते कहाँ रह गए, छोटी छोटी चीज़ें जो रखी होती हैं उसे रख के भूल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो फैमिलियर टास्क हैं जो अब तक बड़ा अच्छे करते आ रहे थे, वो भी करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो ये सब अल्जाइमर के सिम्टम्स हैं और इसका जो कारक है वो यही है कि ब्रेन के अंदर फंक्शनैलिटी, लर्निंग एंड मेमोरी का प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। तो उसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो एक तरीके से एजिंग की वजह से नर्वस सिस्टम के इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे रेगुलेट, कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं, उसके लिए हमने स्वामी जी मेधा भट्टी का इस्तेमाल किया। और उसके साथ काफ़ी कुछ ऐसा देखा कि जो शायद सिंथेटिक वर्ड में उतना अभी तक नहीं देखा गया है। और जैसे हम हर बार देखते हैं जो हमारी औषधियाँ हैं उनके अंदर नेचुरली अकरिंग कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, हमने उन पर डिटेल केमिस्ट्री किया और पाया कि मेधा भट्टी के अंदर जो नेचुरल ने पैक किए हुए अच्छे वाले फाइटो कंपाउंड्स हैं वो हमें HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से देखने को मिले। और एक एक पीक आप जो देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये सब बताती है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड कितने कितने मात्रा में उपलब्ध हैं और नेचर ने कितनी अच्छी से इन मेडिसिनल प्लांट के अंदर ये कंपाउंड्स पैक किए हैं और उनका एनरिच एक्सट्रैक्ट टैबलेट के फॉर्म में मेधा भट्टी है। तो ये स्वामी जी वो वाला मॉडल है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, पर इसको एजिंग के अगर पर्सपेक्टिव में देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि कैसे मेमोरी इम्पेयरमेंट का हम मेधा भट्टी से रिवर्सल कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एनिमल्स में काम किया, माइस पे काम किया, C57 माइस जो ब्लैक कलर के छोटे से माइस होते हैं उनके ऊपर काम किया और उनको हमने एक कंपाउंड स्कोपोलामीन कहते हैं। स्कोपोलामीन एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्रेन की मेमोरी को इम्पेयर कर देता है। तो अगर हम ये कंपाउंड देते हैं तो उस कंपाउंड की वजह से ब्रेन फंक्शन कम होने शुरू हो जाते हैं, याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। और उस कंडीशन में अगर हम एनिमल्स को दें मेधा भट्टी अलग अलग डोज पे और देखें कि उनके बिहेवियर में क्या चेंज है, उनकी लर्निंग एंड मेमोरी में क्या चेंज है, नई चीज़ वो कैसे सीख पा रहे हैं और जो सीख पा रहे हैं उसको सीखने की स्पीड कैसी है, कितना तेज़ी से वो नया टास्क कर पाते हैं। और अगर बीमारी इंड्यूस हो जाए, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाए तो उनकी याददाश्त भी कम हो जाती है और वो कम हो जाती है, उसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं वो हमने मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से देखा। तो इसका जो सिंपल सा कारण है और जो सिंपल जो इंडक्शन है, स्कोपोलामीन हमारे शरीर में क्या करता है, ब्रेन में जाके क्या करता है, स्कोपोलामीन बहुत सारे ऐसे फैक्टर जनरेट करता है जो एज्ड ब्रेन के साथ कोरिलेट करते हैं। तो बेसिकली जब ब्रेन के अंदर एजिंग होती है तो जो चेंजेस वहाँ आ रहे होते हैं लगभग वैसा ही इंडक्शन हमें स्कोपोलामीन से देखने को मिलता है। तो हमने जब इस स्कोपोलामीन इंड्यूस मेमोरी डेफिसिट की बात की तो एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा रोबस्ट मॉडल ये अल्जाइमर डिजीज़ का हमें माइस के अंदर देखने को मिला। अब इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए स्वामी जी वो ये बड़ा अच्छे थे। हमने इन एनिमल्स के कुछ बिहेवियर के बारे में बात की, इनको कुछ स्विमिंग टास्क दिए और ये आप जो देख रहे हैं जो बॉक्स बना हुआ है ये पानी का बड़ा सा परात जैसा है, एक बड़ा सा टब है जिसको हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं। इनके अंदर हम एनिमल्स को छोड़ते हैं, एनिमल्स अच्छा स्विम कर लेते हैं, ये तैर के सब जगह एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ पे कहाँ जाना है। इसके अंदर हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रखते हैं जो आप नंबर देख रहे हैं और एनिमल्स फाइनली जाके इस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं। हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं कि भाई आपके पास इतना सारा टाइम है, आप आराम से जाके एक उस प्लेटफॉर्म को ढूंढो और पहचानो कि आप कहाँ पे हो। और ऐसा करने के बाद जो उन्हें कितना टाइम लगता है उसको हम समझिए टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक ये बिहेवियर वाली बात थी जिसको हम मॉरिस वाटर मेज कहते हैं। और अब आप देखें जो एक छोटा सा वीडियो है प्ले करेगा कि किस तरीके से ये एनिमल्स इसमें चल पाते हैं। और आप ये देख रहे हैं स्वामी जी ये जो एनिमल है वो यहाँ पर है और जब ये चलना शुरू कर देता है और एक नया टास्क ढूंढने लगता है, आप देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर का डॉट है ये एनिमल का मूवमेंट है। ये अपने कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंडों के अंदर अपने इस टास्क को प्राप्त कर लेता है। ये जो यहाँ हमने इसके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जब हम इसी को देते हैं डिजीज़ कंडीशन में जहाँ ब्रेन की मेमोरी को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है तो आप देखेंगे इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। एनिमल गोल गोल घूमता ही रहता है और कई मिनट तक जो काम कई सेकंडों का था वो कई मिनट तक पूरा नहीं होता है। और जब इन्हीं एनिमल को हम देते हैं मेधा भट्टी तो आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल है जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप में है, राइट हैंड साइड में डिजीज
डिजीज एनिमल हैं, और जो आप नीचे वाला देख रहे हैं मेधा बटी वाला, आप देखेंगे जो काम एनिमल अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं वो एनिमल्स मेधा बटी के ट्रीटमेंट के बाद, उनके एक्सपोजर के बाद बड़ा अच्छे से अपने टास्क को अचीव कर लेते हैं और जाके वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनको नॉर्मली पहुंचना चाहिए। तो ये जो बिहेवियर वाली बात है स्वामी जी, ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। ये जो आपको ऑरेंज कलर का एक बिंदु चलता दिखाई दे रहा है, ये एनिमल का पाथ है। आप देखिए जो टॉप राइट कॉर्नर में है वो डिजीज एनिमल है और अभी तक वो कंफ्यूज हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है और वो पहचान नहीं पा रहे हैं उनको कहाँ, कब और कितना पहुँचना है। इसको स्वामी जी आप देखें तो ये लगभग इनका पाथ का डेटा है। ये नॉर्मल एनिमल हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डिजीज एनिमल हैं, और ये मेधा बटी द्वारा ट्रीटेड एनिमल हैं कि कम समय में जो भी उनके एज्ड ब्रेन जैसे फिनोटाइपिक चेंजेस हैं वो भी स्वामी जी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर इसको आप अलग तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, मतलब कि कितने सेकंड में अपने टास्क को देख रहे हैं, कितना टाइम एक एक क्वाड्रेंट में स्पेंड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे उनको पहुँचना था उसका अपना कितना बिहेवियर है, वो सब एक तरीके से लर्निंग और मेमोरी के पैरामीटर के साथ ही आता है, जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन का एक अच्छा रेगुलेशन है जो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो जो डिजीज एनिमल हैं, जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं स्वामी जी, वो और जो ट्रीटेड एनिमल आप देखेंगे जैसा कि नॉर्मल रेस्पॉन्स था, लगभग वैसा ही रेस्पॉन्स ट्रीटमेंट के बाद, मेधा बटी के ट्रीटमेंट के बाद हमें देखने को मिलता है, जो हमें ये बताता है कि ब्रेन की जो एजिंग की जैसी दिक्कत हैं, जो लर्निंग एंड मेमोरी की दिक्कत है, उनको मेधा बटी के ट्रीटमेंट से रेगुलेट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो तीसरा बड़ा पैरामीटर है इसी एक्सपेरिमेंट का, वो है स्विमिंग की स्पीड। समझिए जब कोग्निटिव फंक्शन कम हो जाता है, एजिंग ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे चलने की क्षमता भी कम हो जाती है, और चलते भी हैं तो हौले हौले चलते हैं, क्योंकि हम जो हमारा ब्रेन है वो ढंग से सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। तो समझिए हमने ये भी देखा और पाया कि अगर हम टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से देखें कि जो नॉर्मल एनिमल हैं उनकी स्विमिंग की स्पीड कितनी थी और जो डिजीज एनिमल थे उनकी स्विमिंग की स्पीड कितनी थी, 28 दिन के बाद अगर आप देखें जो नॉर्मल एनिमल थे उनकी स्विमिंग स्पीड लगभग 200 सेंटीमीटर पर सेकंड की थी, और जिन एनिमल्स को हमने इंडक्शन दिया था कि जिनके अंदर हमने कॉग्निटिव फंक्शन इंड्यूस किए थे, जो लर्निंग मेमोरी कम हो गई थी, वो 200 वाले लगभग 130 तक आ गए थे। और जब इनको हमने ट्रीट किया मेधा बटी के साथ तो देखें स्वामी जी वो जो स्पीड है वो वापस आनी शुरू हो गई, उतनी ही तेज़ हो गई जैसे कि नॉर्मली नेचुरली एनिमल्स के अंदर थी, जो मैं बता रही थी कि ट्रीटमेंट के अच्छे बेनिफिट एनिमल्स की स्पीड के साथ भी दिखाई देते हैं। अब इसके साथ हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट भी किए स्वामी जी, कुछ हमने नए बिहेवियर देखने का प्रयास किया जिसको हम एलिवेटेड प्लस मेज कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि ये जो माइस हैं इनको छुपने में बहुत मज़ा आता है। इनको अगर आप ओपन जगह छोड़ दें तो ये ऐसा लोकेशन देखते हैं जहाँ पे कहीं छुपने की जगह हो। छुपम छुपाई के ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये जगह ये जाकर उसी हिस्से को ढूंढते हैं जहाँ कवर्ड एरिया हो, जहाँ ओपननेस कम हो। तो स्वामी जी अगर हम एक ऐसा एक क्रॉस बनाएं जिसके 2 आर्म कवर्ड हों और 2 आर्म खुले हों, क्लोज आर्म और ओपन आर्म में अगर एनिमल को रख दें तो आप देखेंगे एनिमल तुरंत जाते ही क्लोज आर्म के अंदर जाके बैठ जाते हैं, जो आपको अभी इसी वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें बताता है कि ये एनिमल का नॉर्मल बिहेवियर है। पर जो एनिमल्स जो बीमार हैं, जिनके अंदर हमने एजिंग जैसे ही न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस किए हुए हैं, तो आप देखें स्वामी जी उनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो सीधे वहाँ नहीं पहुँचते, वो और जगह जाके थोड़े कन्फ्यूजन के साथ रहते हैं। ये जो आप डॉट देख रहे हैं येलो कलर का, ये नॉर्मल एनिमल है जो फटाक से कुछ ही सेकंड में, लगभग 20 सेकंड में यहाँ पहुँच जाते हैं, और ये डिजीज एनिमल है जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ जाना है और कैसे करना है। और जब आप उसको कंपेयर करते हो मेधा बटी के ट्रीटमेंट के साथ कि जो टाइम एक एनिमल क्लोज आर्म में जाने को लगा रहे हैं जो बीमारी की वजह से कम हो गया था, वो स्वामी जी आप देखेंगे मेधा बटी के ट्रीटमेंट से वापस नॉर्मल हो जाता है जैसा कि उसको होना चाहिए था। ये स्वामी जी ऐसे वाले फाइंडिंग्स थे जो हमें ये बता रहे थे कि ब्रेन फंक्शन के जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम मेधा बटी से ठीक कर सकते हैं और एक अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ उस वो हम फाइंडिंग पा सकते हैं। ये उसका समरी डेटा है। ये नॉर्मल एनिमल है, ये डिजीज्ड एनिमल है, और स्वामी जी ये देखेंगे ये ट्रीटेड एनिमल है। तो ये मेधा बटी का रिस्पॉन्स है, ये बीमारी का रिस्पॉन्स है, और ये नॉर्मल है। आप देखेंगे इनके अंदर एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है कि जैसा रिस्पॉन्स यंग और अच्छे ब्रेन वाले एनिमल्स का हो सकता है, वैसा ही मेधा बटी के ट्रीटमेंट से हमें देखने को मिल रहा है।
अब ये जो ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, जो इसका कारणकारी सिद्धांत है, अगर आप उसके बारे में देखें तो वो स्वामी जी एक बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी के साथ लिंक होता है। तो स्वामी जी हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन के सेल्स आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो एक केमिकल के ट्रांसफ़र की वजह से करते हैं, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। वो बेसिकली एक सिग्नल है जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है और इस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, इसको च्यू करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए शरीर में एक एंजाइम भी होता है जिसको हम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज कहते हैं, ACHE। अगर ये एंजाइम का लेवल ज़्यादा है तो ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन का लेवल कम कर देता है, क्योंकि ये उसको बेसिकली कैंची की तरह काट देता है। तो बीमारी के दौरान शरीर में ACHE का लेवल बढ़ जाता है, जो क्लिनिकल कंडीशन में भी देखा गया है कि ह्यूमन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड टंगा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर अगर आप देखें तो ACHE ये जो एक्टिविटी है ये बढ़ी हुई पाई जाती है, जो एजिंग के साथ सीधे सीधे लिंक होती है। वैसा ही रिस्पॉन्स हमने इन एक्सपेरिमेंट में देखने का प्रयास किया और इन माइस के ब्रेन को जो हमने निकाला, उसका जो कॉर्टेक्स है उसको आइसोलेट किया और उस कॉर्टेक्स के अंदर, उस लाइसेट के अंदर हमने स्वामी जी इस एंजाइम एक्टिविटी को देखने का प्रयास किया। तो नॉर्मल कंडीशन में जो नेचुरल एक्टिविटी है वो लगभग इतनी होती है जहाँ मेरा कर्सर है। डिजीज कंडीशन में देखें स्वामी जी ये बढ़ जाती है, जो ये बताती है कि ब्रेन फंक्शंस के जो हमें कॉग्निटिव डिफरेंसेस दिखे थे उसके पीछे का कारण इस एंजाइम एक्टिविटी का बढ़ना था। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं मेधा भट्टी के साथ अलग अलग डोज पे, तो आप देखेंगे स्वामी जी जो लेवल जितना बढ़ा हुआ था वैसा वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। और मेधा भट्टी का जो थेरेपेटिक डोज है, अगर आप उसे कंपेयर करें और नॉर्मल एनिमल के साथ कंपेयर करें तो स्वामी जी लगभग आपस में एक से दिखाई देते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से इस एंजाइम की एक्टिविटी के लेवल तक का चेंजेस भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो ब्रेन फंक्शन का बड़ा कारण है, जो डिसफंक्शन का भी बड़ा कारण है, उसके अंदर के चेंजेस भी आप देखें तो वो भी कम बढ़ होते दिखाई देते हैं। जो पैरामीटर कम हो जाता है बीमारी की वजह से, वो मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो क्या हम इसको स्ट्रक्चरली भी नाप सकते हैं? तो स्वामी जी हमने इन एनिमल्स के ब्रेन्स को आइसोलेट किया और उनके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की डेंसिटी है वो कितनी है। एजिंग की वजह से भी जो डेंसिटी कम हो जाती है, वैसा ही रिस्पॉन्स क्या हमें स्कोपोलामाइन इंडक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। स्वामी जी अब देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स का है, ये डिजीज़ एनिमल का है। जो भी डेंसिटी थी जो मॉडिफाई हो रही थी वो मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से उस स्ट्रक्चर लेवल पर भी ठीक होनी शुरू हो गई। और जो रेस्पॉन्स थे, जिसको अगर आप नापें स्वामी जी, जो बीमारी की वजह से ये जो डेंसिटी कम हो गई थी, ये मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक होनी शुरू हो गई। तो हमने एंजाइम के लेवल पर चेंज देखा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लेवल पर चेंज देखा, फंक्शनैलिटी के लेवल पर चेंज देखा और साथ के साथ हिस्टोपैथोलॉजिकल लेवल पर हमें चेंज देखने को मिले। जो बीमारी की वजह से हो रहे थे, एजिंग के जो कारक हैं वैसे कुछ देखने को मिल रहे थे, उसका हमने अच्छा एक रिकवरी देखी। पर स्वामी जी वो सब कुछ हमने देखा था माउस के ब्रेन में, क्या ऐसा ह्यूमन सेल्स में भी होता है क्या? तो स्वामी जी फिर हमने वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य जी की टीम ने इस पर काम किया और उन्होंने जो ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन न्यूरो 2A सेल्स, उनको लैब में ग्रो किया और उनके आपस के कनेक्टिविटी देखी कि एक सेल दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो न्यूराइड्स हैं उनका लेंथ कितना है जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट होते हैं। समझिए जैसे दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, वैसे ही ये सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो हाथ की जितनी ज़्यादा लंबाई है उतनी दूर तक हाथ मिलाया जा सकता है। तो समझिए इन्हीं सेल्स के अंदर जो इनकी लेंथ है, जो न्यूराइड की लेंथ है, वो हमने नापी और पाया कि जो नॉर्मल कंडीशन में ये अच्छी खासी जो भगवान ने, नेचर ने लेंथ बनाई है, जब इसको स्कोपोलामाइन से इंड्यूस करते हैं तो ये लेंथ छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी गायब हो जाती है। और जब उसको हम ट्रीट करते हैं मेधा भट्टी से तो एक अच्छा रिकवरी हमें दिखाई देता है, जैसा कि पहले था लगभग वैसा ही दिखाई देता है स्वामी जी। और आप देखेंगे ये जो आपस में इनकी लेंथ है, न्यूराइड की लेंथ है, ये हमारे ब्रेन फंक्शन का, कनेक्टिविटी का एक बड़ा कारण है। तो स्वामी जी ये वो रियल इमेजेस हैं सेल्स की, ये ब्रेन सेल्स हैं, इनके अपने अपने न्यूराइड के लेंथ हैं, स्कोपोलामाइन की वजह से, उस न्यूरोटॉक्सिटी की वजह से कम हो जाती हैं। और आप देखेंगे मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से इनमें एक
अच्छा रीजनरेशन दिखाई देता है, जो ये बताता है कि ब्रेन फंक्शंस की जो बेस कॉज है, जो एजिंग की वजह से कम होते हैं, उसको मेधा भट्टी के ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। और हर एक सेल्स की अगर आप लेंथ नापें, एक एक सेल के अंदर जो न्यूराइट हैं माइक्रोमीटर में कितने लंबे हैं उनको नापें, डिजीज़ की वजह से इंडक्शन में से कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं मेधा भट्टी से, समझिए अब देखिए वो बहुत अच्छे तरीके से रीजनरेट हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि ब्रेन फंक्शंस में ह्यूमन न्यूरॉन्स के अंदर भी जो कनेक्टिविटी है वो बेटर की जा सकती है। इसके पीछे का भी क्या कारण है, हम उसके ऊपर भी गए और पाया जो अलग अलग नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनका जीन एक्सप्रेशन भी इसी ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होने लगता है। और जो हम बताता है कि फंक्शनैलिटी एक ग्रोथ फैक्टर की जो बात है, जो एक तरीके से ड्राइव करता है कि कितनी सेल्स ग्रो करेंगी, आपस में कनेक्ट करेंगी, वो भी समझिए देखने को हमें मिलती है। ये पूरी फाइंडिंग लेकर समझिए हम एक बड़े जर्नल के पास गए, मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, जो न्यूरो साइंस का एक बड़ा जर्नल है। और ये बताते हुए मुझे समझिए बहुत हर्ष और गर्व है कि एक पॉली हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधा भट्टी एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आती है जो कॉग्निटिव फंक्शंस की इम्पेयरमेंट को भी ठीक कर सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक कर सकती है, और सेल सिग्नलिंग का जो पूरा पाथ है जो न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है वो समझिए अच्छे तरीके से ठीक कर सकती है। ये एक ऐसी फाइंडिंग थी जो हर्बल वर्ल्ड में एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट के लिए समझिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसको काफ़ी लोग अब फॉलो कर रहे हैं, और रिसर्च के जो हमारी फैटर्निटी है, साइंटिफिक फैटर्निटी है, वो भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं आप सब